जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम 22 फरवरी 2021 को आरआरबी एनटीपीसी के जो दूसरे शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग ना केवल यहां पर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बल्कि उसके साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी तथ्यों को भी हम देखेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल के वी गुरुजी के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न यहां पर पूछा गया था कि किस योजना के अंतर्गत शिशु, तरुण और किशोर के तहत ऋण दिया जाता है। तो प्रश्न एग्जैक्ट क्या था, अगर आप में से किसी को पता है तो बता सकते हैं। अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं कि किस योजना के अंतर्गत शिशु, तरुण और किशोर के तहत ऋण दिया जाता है तो इसका नाम है मुद्रा योजना। क्या नाम है? मुद्रा योजना इसका नाम है। और आपको मुद्रा का यहां पर फुल फॉर्म भी याद रखना है क्योंकि ये एनटीपीसी एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। तो मुद्रा की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ये इसका पूरा नाम है। तो इसके अंतर्गत जो भी हमारे यहाँ पर व्यापारी होते हैं या फिर स्टार्टअप होते हैं उनको ऋण दिया जाता है। तो 3 श्रेणियों में ऋण मिलता है। एक हमारी होती है शिशु कैटेगरी, इसमें 50,000 तक का ऋण दिया जाता है। दूसरी आपकी होती है किशोर कैटेगरी, इसमें 50,000 से लेकर के 5 लाख का ऋण मिलता है। तीसरी आपकी होती है तरुण और इसके अंतर्गत 5 से लेकर के 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। तो मुद्रा योजना से इससे पहले भी 4 से 5 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो योजनाओं के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। वैसे मैंने 70 से ज्यादा योजनाओं के ऊपर वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2019 में किस देश के द्वारा स्काई बोट F850 रोबोट को लॉन्च किया गया था। तो ये हम लोगों ने करंट अफेयर में भी डिस्कस किया हुआ था 2019 में। तो ये जो रोबोट था इसे लॉन्च किया था रसिया ने। किसने? रूस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अब किस प्रकार का ये रोबोट था? तो मुख्य रूप से इसको भेजा गया था स्पेस में। कहाँ? स्पेस में भेजा गया था रूस के द्वारा। तो इसका नाम था स्काई बोट F850 या फिर इसे हम लोग फेडोर रोबोट के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे रसिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अच्छा, उसी समय ईरान ने भी एक रोबोट लॉन्च किया था जिसका नाम था सुरैना। तो ये 100 भाषाओं में बोल सकती थी, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। और वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको भारत के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के फायदों के बारे में बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर जब भी आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं और किसी भी बैच को ज्वाइन करते हैं तो उस बैच का जो पूरा शेड्यूल होगा वह आपके सामने आ जाता है, यानी कि कौन सी क्लास किस समय और किस टीचर के द्वारा पढ़ाई जाएगी, इन सभी की जानकारी आपको मिल जाती है। और प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद में आप जितने चाहें उतने बैचेज उस पार्टिकुलर एग्जाम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि अनलिमिटेड आपको बैचेज मिलेंगे, अनलिमिटेड आपको एजुकेटर मिलेंगे, यानी कि जिस एजुकेटर से आप पढ़ना चाहें उससे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लाइव टेस्ट और क्विज देने का आपको मौका मिलेगा। कुल मिलाकर के 12 भाषाओं में आपकी क्लास होती है, तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस भाषा में आप सीख सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने सारे डाउट को पूछ सकते हैं और यहाँ पर समय समय पर रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ और लर्निंग मटेरियल भी उपलब्ध कराया जाता है। तो अगर आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करते हैं और उसके बाद में इंटर करते हैं कोड KV10 तो आपको 10% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी उसकी ओरिजिनल प्राइस होगी। 10% का यह जो डिस्काउंट है वह आपके फरवरी माह के बाद समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में ये हो जाएगा 5%। तो अगर आप किसी भी प्रकार के कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो उस कोर्स को यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न पूछा गया कि 2019 में इनमें से किस शहर में स्वामी विवेकानंद की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तो ये जो हमारी प्रतिमा है उस समय जो झारखंड के सीएम थे रघुवर दास, उनके द्वारा रांची में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? रांची में इसका उद्घाटन किया गया था। तो रांची लेक एक भी है, वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया था। तो कुल इसकी ऊंचाई थी 33 फीट। कितनी थी? 33 फीट की ये प्रतिमा थी। और इसके वास्तुकार कौन थे? तो वास्तुकार थे राम बी सुतार। तो इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। चलिए नीचे कमेंट में बता दीजिए कि राम बी सुतार ने इसके अलावा क्या चीज हमारे देश में बनाई है। तो राम बी सुतार के बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो लोकायुक्त होते हैं राज्यों में उनकी नियुक्ति किस काम के लिए किया जाता है, यानी कि उनका मुख्य रूप से काम क्या होता है। तो इनका काम क्या होता है? देखिए, लोकायुक्त का मुख्य रूप से काम होता है कि जो भी भ्रष्टाचार के आरोपी हो या दोषी हो उनके खिलाफ मामले को पंजीकृत करना और फिर उनकी जांच करना। अब इसमें
चाहे वह राज्य के मंत्री के खिलाफ कोई मामला हो, या फिर राज्य के किसी अधिकारी के खिलाफ कोई मामला हो, या फिर राज्य के किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मामला हो, तो पहले लोकायुक्त के द्वारा उस मामले को पंजीकृत किया जाता है और उसके बाद में उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाती है। अच्छा, सबसे पहले किस राज्य ने लोकपाल को नियुक्त किया था? तो इसे लोकायुक्त को नियुक्त किया था, तो ये नियुक्त किया था महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र के द्वारा सबसे पहले लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी 1971 में। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को ट्रीटी ऑफ मॉस्ट्रिच के अंतर्गत की गई थी। किसके अंतर्गत? ट्रीटी ऑफ मॉस्ट्रिच के अंतर्गत 1 नवंबर 1993 को हुई थी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसकी नींव पड़ी कब थी, तो इसकी नींव पड़ी थी ट्रीटी ऑफ रोम के अंतर्गत, जो कि आपकी 1 जनवरी 1958 को हुई थी। तो अगर आपको ऑप्शन में ये दोनों मिल जाएं तो आपका सही उत्तर होगा 1 नवंबर 1993। लेकिन यूरोपीय संघ की स्थापना में ट्रीटी ऑफ रोम का भी अहम योगदान रहा है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग सदस्य देशों की बात करते हैं तो वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या है 27। आखिरी देश जो कि यहाँ पर यूरोपीय संघ से अलग हुआ था, उस देश का नाम है यहाँ पर यूके। क्या नाम है? यूके, या जिसे हम लोग ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। तो 2020 में यूरोपीय संघ से ब्रिटेन यहाँ पर अलग हो गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि चेल्सी क्लब किस खेल से संबंधित है? तो चेल्सी ये फुटबॉल का एक क्लब है, यानी कि फुटबॉल से ये संबंधित है। फुटबॉल के कुछ अन्य प्रसिद्ध क्लब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि बार्सिलोना फुटबॉल क्लब हो गया, बायर्न म्यूनिख हो गया, एटलेटिको है, मैनचेस्टर सिटी है, रियल मैड्रिड है। तो ये सारे आपके फुटबॉल के सबसे महत्वपूर्ण क्लब हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है? तो ये जो हमारी योजना है वह वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है, यानी कि देश के जो भी सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। अच्छा, लॉन्च कब हुआ था? तो ये लॉन्च किया गया था 2017 में। उस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और ये है क्या? तो इसके अंतर्गत हमारे देश में जो भी सीनियर सिटीजन हैं, यानी कि जिनकी आयु 60 वर्ष है या फिर 60 वर्ष से अधिक है, वह यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। तो निवेश की सीमा भी निर्धारित थी, यानी कि अगर वह लोग चाहें तो मिनिमम 1.5 लाख से लेकर के मैक्सिमम 15 लाख रुपए का निवेश कर सकते थे। निवेश की जो राशि होती थी वह 10 वर्षों के लिए होती थी और इस पर इनको 8% का इंटरेस्ट भी दिया जाता था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वैसे अगर हम लोग इस योजना की बात करें तो ये मार्च 2020 तक के लिए ही था, लेकिन अब इसे 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर मिल्की वे गैलेक्सी से पूछा गया था। किससे? जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उससे एक प्रश्न पूछा गया था। तो एग्जैक्ट प्रश्न क्या था? अगर आप में से किसी को याद हो, यहाँ पर जो कैंडिडेट थे उन्होंने बताया कि क्वेश्चन टफ था तो इसीलिए वे बता नहीं पाए। तो आप में से अगर किसी को पता है तो वे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2019 में किस देश के द्वारा तैरते हुए परमाणु ऊर्जा रिएक्टर को लॉन्च किया गया था? तो आप देख सकते हैं जो करंट अफेयर हैं वे आपके सारे 2019 के ही पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की बात करते हैं तो इसे लॉन्च किया था रूस ने। किसने? रूस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। मैंने उस समय आपको इसका फोटो भी दिखाया था और इसका नाम था एकेडमिक लोमोनोसोव। क्या नाम था? एकेडमिक लोमोनोसोव इसका नाम रखा गया था। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर था इसे लॉन्च किया गया था रूस के द्वारा। अगला प्रश्न जो कि आसान सा था कि जो हमारा यूनिवर्स है उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। लेकिन अगर हम लोग यूनिवर्स के अध्ययन को वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, यानी कि साइंटिफिक वे में करते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो दोनों में आपको गलती नहीं करना है। अगर सिंपली आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं तो आप कहेंगे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि साइंटिफिक वे में ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं तो आपका उत्तर होगा एस्ट्रोनॉमी। अगला प्रश्न पूछा गया कि वायरस का पूरा नाम क्या है? तो ये हमारे कंप्यूटर वाले वायरस की बात हो रही है और इसका पूरा नाम है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। क्या नाम है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो ये इसका पूरा नाम है। दूसरा फुल फॉर्म पूछा गया था लेजर के बारे में। तो लेजर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या नाम है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका पूरा नाम है। तो वैसे आपके जो भी फुल फॉर्म पूछे गए हैं उनके ऊपर भी वीडियो मैंने बना रखी है, आई बटन पर उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी।
और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी लेजर होती है इसे सबसे पहले टेस्ट किया गया था ह्यूज रिसर्च लैब में। किसके द्वारा? थियोडर मेनन के द्वारा। कब? 1960 में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि CR7 किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो इसको आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, उनके नाम में भी आपको CR मिलेगा। तो इसी से आप कर सकते हैं कि CR7 ये नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मुगलों के द्वारा जो गैर मुस्लिम होते हैं इनके ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? तो कर के बारे में आप सभी को पता होगा, इसे हम लोग कहते हैं जजिया। क्या कहते हैं? जजिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। अकबर जब आते हैं तो वह इस कर को हटा देते हैं, लेकिन फिर जब आ जाते हैं औरंगजेब तो उनके द्वारा इस टैक्स को लगा दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जजिया गैर मुस्लिमों के ऊपर लगाया जाने वाला एक कर था। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारी इंसुलिन होती है शरीर में उसका काम क्या होता है? तो इंसुलिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपके बॉडी में ग्लूकोज होता है, यानी कि जो आपका ब्लड शुगर होता है, इसको ये कन्वर्ट कर देती है एनर्जी में, यानी कि ऊर्जा में। तो ये मुख्य रूप से इंसुलिन का काम होता है कि जो हमारे शरीर में ब्लड शुगर होता है इसको ये बैलेंस करे। और जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, यानी कि जो ग्लूकोज होता है वह एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो इससे जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं डायबिटीज। क्या कहते हैं? इसे हम लोग डायबिटीज या शुगर नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आप सभी ने पढ़ा ही होगा। अगला प्रश्न पूछा था कि जो हमारी ब्लड होती है जो कि लीवर से हृदय से किडनी तक जाती है, तो यह किसके माध्यम से जाती है? तो एक हमारी यहाँ पर वेंस होती है जिसका नाम है हेपाटिक वेंस। क्या नाम है? हेपाटिक वेंस। तो इसके माध्यम से जो हमारी यहाँ पर ब्लड है वह हृदय से लेकर के किडनी तक यहाँ पर पहुँचती है, यानी कि हार्ट से किडनी तक पहुँचती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कथक नृत्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का यह शास्त्रीय नृत्य है। और अगर हम लोग इसके प्रसिद्ध नृत्यकों की बात करें, यानी कि नर्तकों की बात करें, तो जैसे हमारे लच्छू महाराज हो गए, बिरजू महाराज हो गए, इसके अलावा शंभू महाराज हो गए, फिर हमारी शोभना नारायण हैं, शर्मिला शर्मा हो गई, राजेंद्र गंगानी हो गए, तो ये सारे कथक से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कथक के कई सारे घरानों के बारे में भी मैंने आपको बताया था, जैसे कि लखनऊ का घराना हो गया, बनारस का घराना है, जयपुर का घराना है और आपके है रायगढ़ का घराना। तो ये 4 घराने कथक नृत्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस क्षेत्र में है? अब ये एग्जैक्ट प्रश्न क्या था, ऑप्शन क्या थे, उसके अनुसार आप इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर हम लोग भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील की बात करते हैं तो वह आपकी चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। और अगर हम लोग बात करें कि किस रीजन में ये है, तो जो हमारा महानदी रिवर वाला रीजन है वहां पर आपको ये मिलेगी। तो एग्जैक्ट प्रश्न क्या था, ऑप्शन क्या था, अगर आप में से किसी को पता है तो वह नीचे कमेंट में बता सकते हैं। फिर पूछा गया था कि सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी बेसिन की बात करें, यानी कि अपवाह क्षेत्र किसका है सबसे ज़्यादा, तो ये हो गई अमेजन नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो आपकी है नील नदी, जो कि अफ्रीका में बहती है और विक्टोरिया लेक से वह निकलती है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि 2019 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए एक सम्मेलन होता है, उसके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये वैसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनटीपीसी में पता नहीं अब तक क्यों नहीं पूछा गया था। तो याद रखेंगे 2019 में जो ये आयोजन हुआ था वह हमारे भारत में हुआ था। भारत में पहली बार इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा ग्रेटर नोएडा, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। विषय क्या रहा था? तो विषय रहा था रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर। क्या था? रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर इसका विषय रहा था। अब 2019 के बाद 2021 में इसका आयोजन होगा, वह कहाँ पर होगा? तो वह होगा चाइना में। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और इसी के दौरान एक हमारा दिल्ली डिक्लेरेशन भी साइन किया गया था। क्या नाम था इसका? तो इसका नाम था दिल्ली डिक्लेरेशन। तो कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि यह जो पार्टिकुलर डिक्लेरेशन है वह किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन है वह आपके यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन से संबंधित है, जो कि हमारे भारत में हुआ था 2019 में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में किसने कार्य किया था? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, ये हमारे हैं गुलजारी लाल नंदा साहब। कौन? गुलजारी लाल नंदा साहब 2 बार कार्यवाहक पीएम यानी कि एक्टिंग पीएम के रूप में कार्य कर चुके हैं।
फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारा गूगल ड्राइव होता है, ड्रॉप बॉक्स होता है, ये क्या है या फिर किससे संबंधित है। तो ये आपके एक फाइल स्टोरेज सर्विसेज होती हैं। तो फाइल स्टोरेज सर्विसेज होती हैं या इन्हें हम लोग फाइल होस्टिंग सर्विसेज भी कहते हैं। तो उसी से आपके गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स संबंधित है। यानी कि अगर आप किसी भी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो उसको आप गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न था कि राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है उसका प्रावधान हमने किस देश से लिया है। तो ये प्रश्न था। इसमें ऑप्शन शायद ये दिए गए थे, ब्रिटेन, यूएसए, जर्मनी और फ्रांस। तो एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता है। अगर आप में से किसी को पता हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। हालांकि जो पीडीएफ होगी उसमें मैं कोशिश करूंगा कि इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दूं। तो मैं इसको सर्च नहीं कर पाया तो इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। पीडीएफ में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो खालसा पंथ है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो खालसा पंथ की बात करते हैं तो 1699 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। जो हमारा आनंदपुर साहिब है वहां पर इसकी स्थापना बैसाखी के दिन किया गया था। तो खालसा पंथ के बारे में आपको वैसे भी याद रखना है। फिर पूछा गया था कि हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता कौन है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो ये हमारे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या जिन्हें हम लोग बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जानते हैं। और कई बार परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ पर, जिसमें राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। तो याद रखेंगे 1896 में हुआ था कलकत्ता में, वहां पर पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। अच्छा, राष्ट्रीय गीत की बात हुई है तो राष्ट्रीय गान के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसे हमारे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा हमारे राष्ट्रगान को लिखा गया था, जिससे हम लोग जनगण मन अधिनायक के नाम से भी जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, साहित्य के क्षेत्र में मिला था गीतांजलि नामक इनकी रचना के लिए। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सुनार बांग्ला, उसकी रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। इनकी एक कविता है एकला चलो रे, तो ये भी लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अच्छा, आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है। आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि जो हमारा राष्ट्रगान है वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे किस अधिवेशन में और कौन से ईयर में गाया गया था। अगला प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू जी ने किसके साथ में मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो देश बंधु, जिन्हें हम लोग चित्तरंजन दास के नाम से जानते हैं, उनके साथ में मिलकर के स्वराज पार्टी की यहाँ पर स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू ने। कब की थी? तो ये स्थापना 1 जनवरी 1923 को की गई थी। कब? 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस से अलग होकर के इसकी स्थापना हुई थी। बाद में 1935 में ये जो पार्टी है वह कांग्रेस में मिल जाती है। तो बस 12 साल इसका कार्यकाल रहा था। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पर पहुंचा था। तो हमारे अंटार्कटिका पर जो भारत का पहला मिशन था उसी के अंतर्गत डॉक्टर सैयद जहूर कासिम, कौन? डॉक्टर सैयद जहूर कासिम पहली बार अंटार्कटिका पर पहुंचे थे हमारे देश की तरफ से। अच्छा, पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला है मेहर मूस। कौन है? मेहर मूस। तो दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला भारतीय कौन है तो डॉक्टर सैयद जहूर कासिम है, 1981-82 में ये गए थे। और पहली महिला की बात करें तो इनका नाम है मेहर मूस। अंटार्कटिका की बात हुई है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे 3 बेस आपको मिलेंगे अंटार्कटिका पर। एक दक्षिण गंगोत्री है जो कि 1983 में स्थापित हुई थी। मैत्री की बात करें तो 1989 में स्थापित हुई थी। और भारती की बात करें तो 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इनसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इनके बारे में भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलेगा। तो बात हो रही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। तो इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में आपको मिलेगा। कहाँ पर? नीदरलैंड के द हेग में मिलेगा। इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। तो ये हमारा जो यूएनओ है उसके 6 कार्यकारी निकाय में से एक है, यानी कि यूएन की यह एक बॉडी है। स्थापना 1945 में हुई थी। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि कुल जज यहाँ पर होते हैं 15। कितने? 15 यहाँ पर जज होते हैं और इनका कार्यकाल होता है 9 वर्षों का। कितने वर्षों का? 9 वर्षों का कार्यकाल होता है। वर्तमान में हमारे देश से भी एक जज हैं, उनका नाम है दलबीर भंडारी। क्या नाम है? दलबीर भंडारी इनका नाम है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हुई है तो इसके अध्यक्ष का नाम भी आपको ध्यान रखना है। इनका नाम है जोएन डोनोगुए। क्या नाम है? जोएन डोनोगुए इनका नाम है।
अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो वैदिक इरा है उसका समय कब से कब तक था। तो ये भी एक आसान सा प्रश्न था। वैदिक इरा की बात करते हैं तो 1500 से लेकर के 500 BCE के बीच में वैदिक इरा का टाइम पीरियड हमारे देश में माना जाता है। और एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय वार मेमोरियल है वह कहाँ पर है। तो इस मेमोरियल की बात करते हैं तो दिल्ली में है और 25 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये रहे आपके वह सारे प्रश्न जो कि मुझे यहाँ पर मिले थे। राकेश नागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने लगभग 26 से 27 प्रश्न अकेले भेजे थे। इनमें से कौन सा प्रश्न आपको लगता है कि जो कि अलग तरीके से था उसके बारे में आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा जो भी बचे हुए प्रश्न हैं अगर उनके बारे में आपको आइडिया है तो वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। देखिए अगर आप कमेंट में बता देंगे तो जो इसकी PDF होगी उसमें मैं इन सारे चीज़ों को इंक्लूड करके आपको दूंगा, तो उससे आप रिवाइज भी टाइम पर कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।